हेलो दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे लिंग के बारे में। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, पुल्लिंग। हिंदी के ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। दूसरा, स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अगर हमसे पूछा जाए, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, हमें एक शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा या स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो इनको पहचानने का सीधा सा तरीका है कि उस शब्द पर एक वाक्य बनाकर देखिए और अगर वो स्त्रीलिंग का भाव दे तो वो शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, अगर वो पुल्लिंग का भाव दे तो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हम उन शब्दों में मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, ये शब्द लगाकर देख सकते हैं कि वो किसके अंतर्गत आ रहा है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें हम थोड़ा देख लेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द। दिनों के नाम। जितने भी दिनों के नाम हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, सभी ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ देशों के नाम। जितने भी हमारे देश हैं सभी के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है, एक अपवाद है, श्रीलंका। श्रीलंका देश होने के बावजूद भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। श्रीलंका जो है वो एक देश का नाम है, लेकिन फिर भी वो किसके अंतर्गत आ रहा है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहा है, तो इसे हमें यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा अगला देखेंगे हम पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वतों के नाम हैं, हिमालय, अरावली, इसके अलावा और भी, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसमें महत्वपूर्ण अरावली है क्योंकि इसे पढ़ने में ऐसा लगता है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, तो इसे हम याद भी रख सकते हैं और इस सेंस में याद रख सकते हैं कि क्योंकि ये पर्वत का नाम है इसलिए किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अगला देखेंगे महासागरों के नाम। जो हमारे पांचों महासागर हैं वो सारे किस में आते हैं? हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अगला देखेंगे द्वीपों के नाम। लक्षद्वीप या इसके अलावा अन्य जितने भी द्वीपों के नाम हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। हमारे शरीर के कुछ अंग हैं जिनके नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे हाथ, पैर, गला। इन पर हम सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं, जैसे मेरा हाथ बहुत अच्छा है, बुरा है, इस तरीके से। मेरी हाथ नहीं होगा, मेरा हाथ होगा, तो ऐसे ही पैर। लेकिन अगर हम बोलें आँखें, तो मेरा आँख नहीं होता, मेरी आँखें होता है या मेरी आँख होता है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? पुल्लिंग के अंतर्गत भी आ सकते हैं और स्त्रीलिंग के अंतर्गत भी आ सकते हैं। अनाजों के नाम, जैसे गेहूँ, चना, बाजरा, चावल, जौ, ये सारे अनाज किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मक्का और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सरसों। सरसों जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अरहर, मूंग, मकई आदि शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो हमें इसमें जो अपवाद हैं वो याद रखने हैं। मक्का, सरसों, ज्वार, अरहर, मूंग, मकई। इनके ऊपर एक एक सेंटेंस बना के हम देख सकते हैं इन्हें याद रखने के लिए। नहीं तो वैसे भी सरसों याद रह जाएगा, अरहर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और मक्का की खील बोलते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। मकई हम सब जानते हैं, ये शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। आगे हम देखेंगे धातु एवं रत्नों के नाम। धातु एवं रत्नों के नाम, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है सोना, तांबा, लोहा, हीरा, पन्ना, कांस्य, इन सभी को हम जानते हैं। लेकिन नीलम ये एक ऐसा धातु है जो देखने में ऐसे लगता है स्त्रीलिंग हो, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत। तो इसमें महत्वपूर्ण हो गया नीलम। इसके अपवाद है चांदी, मणि, सीपी। ये कैसी धातु हैं जो किसके अंतर्गत आएंगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी, तो इन्हें हम याद रख सकते हैं। तो धातुओं में हमें क्या याद रखना है? नीलम, जो एक अपवाद है जो किसके अंतर्गत आता है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे तारों व ग्रहों के नाम। जितने भी हमारे ग्रह हैं वे सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तारे, तारे में क्या आ जाता है? जैसे सूर्य, सूर्य हमारे किसके अंतर्गत आएगा?
पुल्लिंग के अंतर्गत। मंगल, बुध, बृहस्पति, अरुण, वरुण, जितने भी ग्रह हैं वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत। लेकिन पृथ्वी, ये अपवाद है, ये किसके अंतर्गत आती है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ये हमें सभी को पता है। अब है वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम जितने हैं वो सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो हमें देखने में ही स्त्रीलिंग लग रहे हैं वो सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत हैं। जैसे नाशपाती, नारंगी, चंपा, लीची। इन्हें कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इनके ऊपर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो स्त्रीलिंग का बनेगा, तो इन्हें इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे नदियों के नाम। गंगा, यमुना आदि, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अब ये जो हम शब्द पढ़ेंगे वो स्त्रीलिंग के हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द। नदियों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अपवाद, ये महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र, सोन नदी और सिंधु नदी, ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? ये पुल्लिंग होंगे। इन्हें याद रखने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र, तो ये पुल्लिंग। इस नदी को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मपुत्र, तो पुत्र है तो किस में जाएगा? पुल्लिंग में। ऐसे ही सोन नदी को हम सोना से याद रख सकते हैं। सोना एक धातु है जो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से हम सोन नदी को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि सोन नदी भी किसके अंतर्गत आ रही है? पुल्लिंग के अंतर्गत आ रही है। सिंधु नदी, सिंधु नदी को भी हम याद कर लेंगे कि ये किसके अंतर्गत आती है? पुल्लिंग के। तो 3 नदियां हैं जिन्हें हमें याद रखना है। इनके अलावा जितनी नदियां हैं वो सारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। लेकिन ब्रह्मपुत्र, जिसे हम कैसे याद करेंगे? ब्रह्मा का पुत्र, तो वो क्या हो गया? एक मेल हो गया, तो पुल्लिंग में जाएगा। उसी तरीके से सोना से रिलेट करेंगे सोन नदी को, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी स्त्रीलिंग की जगह किस में पहुंच जाएगी? पुल्लिंग में। सिंधु नदी जो है वो भी क्या है? पुल्लिंग है। आगे है पुस्तकों के नाम। जितने भी हमारी पुस्तकें हैं जैसे रामायण, महाभारत, गीता, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। बोलियों के नाम, जितनी भी बोलियां हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि आदि। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, उर्दू। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, रोमन। अब यहाँ पर हमें रोमन याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है रोमन तो हम इसको पुल्लिंग कर सकते हैं। कैसे? हम सोचेंगे रोमन अंक, तो हमें लगेगा ये पुल्लिंग का है, लेकिन हम रोमन एक लिपि है, इस वजह से ये किसके अंतर्गत आएगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। अब कुछ पॉइंट, ये नोट पॉइंट है, ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं ये दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। कैसे? जैसे देश, देश को हम एक सेंटेंस बना के देखेंगे, जैसे मेरा देश महान है। यहाँ पर देश पुल्लिंग हो गया। अगर मैं बोलूँ मेरे देश की राजधानी दिल्ली है, तो देश की, तो यहाँ पर देश किस तरीके से यूज़ हुआ? स्त्रीलिंग की तरह। उसी तरीके से मित्र, मेरी मित्र का नाम डैश डैश है, या मेरे मित्र का नाम ये है, यानी पुल्लिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है और स्त्रीलिंग के लिए। सेम शत्रु, प्रधानमंत्री महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, तो प्रधानमंत्री भी एक ऐसा शब्द हो गया जो दोनों के लिए प्रयुक्त हो। ऐसे ही कपड़ा, पानी, अगर हम बोले मैंने पानी पिया, या पानी की कोई आकृति नहीं होती, यहाँ पर पानी जो है पानी की आकृति नहीं होती है, ये स्त्रीलिंग की तरह प्रयुक्त हुआ। और मैंने पानी को काटा, या मैंने पानी पिया, ऐसे जो वाक्य इनमें दिखाई दे रहा है कि पानी किस तरीके से यूज़ हो रहा है? पुल्लिंग की तरह यूज़ हो रहा है। आत्मा, आत्मा ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों में आता है। अनेक इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे दूसरी वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।